आगे चल करके जो है फिर क्या हो गया, तो विस्तारीकरण हुआ। और विस्तारीकरण के बाद कौन कौन सा बैंक आया, फिर उन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 1983 में बैंक ऑफ मैसूर। 1930 में एक हम लोग केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया और इसका काम था कि मतलब एक ऐसा केंद्रीय बैंक बनाया जाए जो बैंकों के ऊपर ध्यान दे। बैंकों का विस्तारीकरण इसके तहत क्या आ गया 1906 में बाबू, पहला बैंक ऑफ इंडिया, फिर 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर 1911 में सीबीआई, है ना, और 1913 में बैंक ऑफ बीओएम। ये 4 हो गया, ठीक है। तो 1906 के बाद जो है बैंकों का जो है विस्तारीकरण किया गया, जिसमें 4 बैंक एस्टेब्लिश। पहला स्टेज में देखे कि 1770 से हमारा कहानी स्टार्ट हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से, लेकिन ये क्या रह गया, बंद। 1806 में पहली बार जो है क्या हो गई, निजी क्षेत्र के रूप में बैंक का स्थापित हुई, संस्थागत रूप में, अस्थायी तौर पे। पहला कौन, बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा कौन, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा कौन, बैंक ऑफ मद्रास। और ये हमारा 1806, 1840, 1843। क्लियर, यहां तक दिमाग में सेट। ये निजी है, अभी आगे चल जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। फिर 1860 में हम लोग क्या किए, तो संयुक्त पूंजी के तौर पे कार्य स्टार्ट किए, ठीक है। तो संयुक्त पूंजी के तौर पे ये अधिनियम पारित किए कि अब हम संयुक्त पूंजी लगा करके बैंकिंग सेक्टर शुरुआत करेंगे। और 1857 के विद्रोह के बाद अब मूल रूप से भारत का शासन कहाँ चली गई, महारानी के हाथों। तो 1807 में संयुक्त पूंजी का सिस्टम लाया गया कि भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अर्थात भारत सरकार, ठीक है। और इसके तहत जो है 1861 में कौन सा बैंक हुआ, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। उसके बाद कौन सा बैंक हुआ, सॉरी 1865 में इलाहाबाद बैंक। उसके बाद 1881, है ना, 1881 में 2 कौन कौन सा है, अलायंस ऑफ शिमला और अवध कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये दोनों का मेन बात हम समझ गए। 1881 में जो अवध कॉमर्शियल बैंक आया, ये भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक, ठीक है। मूल रूप से अधिक शेयर अधिकारिता यदि आ गया तो वो कौन सा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक। आगे चल करके जो है फिर क्या हो गया, तो विस्तारीकरण हुआ। और विस्तारीकरण के बाद कौन कौन सा बैंक आया, फिर उन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 1983 में बैंक ऑफ मैसूर। अब स्टार डालो और लिखो, 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया जी। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक कौन था, तो पहले पता है ना, 1806, 1840 और 1843 इंपीरियल बैंक। कोई दिक्कत है बाबू, ये फिर आगे घटना हम लोग चलेंगे। 1921 में फिर रोक दो इसको, और 1955 में जाएंगे तब ये बन जाएगा क्या चीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत, चल 1921 तक का ये घटना हो गया। आगे सन 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया, जिसने सुझाव दिया कि देश में सुव्यवस्थित बैंक की स्थापना की जाए। और इन्हीं समिति के संस्तुति पर केंद्र में एक केंद्रीय बैंकिंग स्थापना के लिए, मतलब किसका स्थापना किया, इन्हीं समिति के आधार पर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना शुरू किया। किंतु बैंकिंग नियमन अधिनियम 1935 के तहत यह कार्य प्रारंभ, हाँ मर्ज हो गया, मर्ज होकर के तीनों को मिला करके एक इंपीरियल बैंक बना दिया। अब उसमें संयुक्त पूंजी हो गया, ठीक है ना। पहले तो संयुक्त पूंजी नहीं था, तुमको क्या बताया कि वो निजी क्षेत्र वाला था, तो अब उसमें हम संयुक्त को शामिल कर लिए, भारतीय को। यहाँ इंपीरियल बैंक बना दिए। 1930 में एक हम लोग केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया और इसका काम था कि मतलब एक ऐसा केंद्रीय बैंक बनाया जाए जो बैंकों के ऊपर ध्यान दे। इसका काम ये नहीं रहेगा कि ये क्या करेगा, लोन देगा,
या यहाँ जाकर के तुम जमा करोगे। ये एक्चुअली में जितना बैंक है उस सभी पे ध्यान देगा। और इसके लिए केंद्रीय बैंकिंग जांच अधिनियम बनाया और इसके लिए एक समिति बनाया। ये समिति का एक हिल्टन यंग, याद रखिएगा इस कमीशन का नाम हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1934 में क्या आया, तो आरबीआई आया, ठीक है। लेकिन यह भारतीय फिर अधिनियम पारित करेगा, बैंकिंग नियमन अधिनियम, तब 1935 से यह जो है मूल रूप से अस्तित्व में आता। भारतीय रिजर्व बैंक को आपको प्रश्न पूछ देगा कि आरबीआई की किस कमीशन की रिपोर्ट पे बना है, तो हिल्टन यंग कमीशन। फिर आगे इस बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1949, अब हम लोग क्या हो गए, आजादी में आ गए, तो भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भारत सरकार के अधीन तो है, जिसमें इसको कार्य दे दिया कि तुम बैंकों के पीछे ही लगे रहो, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। किसको, आरबीआई। फिर आगे स्टार्ट। भारतीय बैंकिंग को और नियमित तरीके से, भारतीय बैंकिंग को और अधिक नियमित रूप से कार्य करने के लिए मार्च 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के रूप में, तो अब सवाल होगा कि फिर अनुसूचित, ठीक है, अर्थात जो आरबीआई के माप देगा, ठीक है, उनको हम लोग अनुसूचित में ले लेंगे। जैसे हम लोग लिए आईसीआईसी बैंक, उसके मापदंड को तो पूरा करता है लेकिन वो स्वतंत्र। जैसे अभी आप लोग बंधन बैंक सुने हैं ना, मापदंड के तहत आरबीआई के अधीन जमा कर दिया लेकिन वो काम स्वतंत्र। हाँ, अनुसूचित बैंक उन्हें कहा जाता है जो आरबीआई के अनुसूची में सम्मिलित है। यह पूर्णतः आरबीआई के मापदंडों के अनुरूप कार्य करती है। ये आरबीआई से ऋण प्राप्ति के भी हकदार होते हैं। तो वहीं गैर अनुसूची बैंक आरबीआई के सूची में सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य या विशेष परिस्थिति में बैंकिंग संचालन का कार्य करती है, लेकिन ये आरबीआई के ऋण के हकदार नहीं होते हैं। फिर आगे स्टार डाल लीजिए। तो गैर अनुसूचित बैंक क्लियर हो गया, अनुसूचित बैंक भी क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू आरबीआई। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिला करके क्या बना, इंपीरियल बैंक। आप 55 में चले जाएंगे तो ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बैंकिंग हो जाएगा, ठीक है, एसबीआई, है ना। 1955 में ये बन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इसका 7 सहयोगी देश बनेगा। आरबीआई स्थापना, कार्य, सदस्य और वर्तमान परफेक्ट। हाँ, पहले तब इसमें हम लोग तब आरबीआई में आ जाएंगे। पहले साइड में लिख लो एसबीआई के बारे में। 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक क्लियर है ना बाबू, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। कब बाबू, 1806, 1840 और 1843 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। गोरेवाल समिति के आधार पर, गोरेवाल समिति के आधार पर 1955 में मतलब जुलाई भी दे दीजिएगा, जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इनका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1959 में 7 सहयोगी बैंक बनाए गए। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। जैसे हम लोग के यहाँ क्या चलता था, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे गुजरात में गए तो वहाँ क्या चलता है, स्टेट, हैदराबाद के नीचे इंदौर, इंदौर के नीचे बीकानेर एंड जयपुर और इसके नीचे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये सभी स्टेट बैंक का ही सहयोगी हुआ। केरल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलेगा, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बोलेगा। अब इसका जो है 2 है ना बैंक का विलय हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, सौराष्ट्र और इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 और 2010 का विलय हो गया। किसमें विलय हो गया बाबू, स्टेट बैंक में, है ना। अब हटाओ इसको, स्टेट बैंक रख देते हैं, 5 गो बचा। कौन कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ
बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो 5 को बचा ना। अब बोला कि 5 को भी हटाओ 2017 में और इसके जगह महिला बैंक स्थापित। यही 5 बैंक को जो है फिर आगे कर करके स्टार डाल करके एसबीआई ने 5 बैंकों को मिलाकर 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक के रूप में, अब यहाँ पे क्या लिखा रहता है, एसबीआई लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा रहेगा, भारतीय महिला बैंक, मतलब उसमें कर्मचारी से लेकर के टोटल आदमी कौन है, महिला, ठीक है ना। तो यही 5 वो जो हमारा बैंक था जो सहयोगी था, यहाँ से हमारा हो गया महिला। क्लियर है। अब ये सभी बैंक गया, बीकानेर, जयपुर, ये सभी हट गया। कब से, 2017 से। और 2017 से ये प्रभावी भी हो गया है, कार्य कर रहा है।